हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को लेकर प्रस्तुत हूँ। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ये आपका चैप्टर है, ठीक है, और इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में इसमें मूल चीज़ें क्या हैं, जिसे हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे। देखिए, जो हमारा पाठ है ये विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि, तो हम इसमें पूरी तरह से जानेंगे कि पहले सबसे पहली बात है, इसका फंडा समझिए कि है क्या। किसी देश में कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चों का जन्म होता है, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे, वे नगर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, वे पढ़ लिख सकते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। सबसे पहली चीज़, आप एक चीज़ समझिए इसमें कि 21वीं शताब्दी में के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से ज़्यादा दर्ज की गई थी। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 600 करोड़। एक महत्वपूर्ण कथन हम और भी समझेंगे इसमें। एक विद्वान है जेबी क्रेसी, इन्होंने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, इसको देखिए, जेबी क्रेसी ने कहा, जेबी क्रेसी, ठीक है, जेबी क्रेसी ने बताया इसको कि एशिया के बहुत कम स्थान पे, ठीक है, अधिक स्थान पे कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये देखेंगे हम कि जो जनसंख्या का वितरण है, वितरण का मतलब होता है कि लोग विश्व भूपृष्ठ पर, इस हमारी पृथ्वी पर किस तरह से वितरित हैं। तो मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करती है। ये ध्यान रखने की बात है कि 90% जनसंख्या इसके 10% भाग पर निवास करती है। दूसरा, विश्व के जो 10 सर्वाधिक आबाद देश हैं वह विश्व की जनसंख्या के 60% इन्हीं में निवास करते हैं। विश्व की जनसंख्या के 60%, मतलब 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में निवास करती है। ठीक है, इसको समझेंगे। दूसरी चीज़ कि ये 10 देश कौन सा है, इन 10 देशों के बारे में हम जानेंगे। 10 देश हैं, इनमें चाइना यानी चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। इनमें एक प्रश्न और आता है कि एशिया के इसमें 6 देश हैं, तो ये 6 देश कौन से हैं, हम इसको समझेंगे। एक चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस, ये 6 देश हैं, ये जो एशिया में स्थित हैं। इनमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती, इसमें 10 आबाद देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है, उनमें से 6 ये एशिया में स्थित हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य क्या होता है, आप इसको समझिए कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसे किस सूत्र, एक सूत्र है जिसके द्वारा हम इसको दिखाते हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब सपोज दैट आपको जनसंख्या ज्ञात करनी है, किसी स्थान का आपको जनसंख्या पता है, जैसे माना कि जनसंख्या वहाँ की 1,50,000 है, 1,50,000 जनसंख्या है और वहाँ का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर। आपको सूत्र पता है कि घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल होता है, तो घनत्व आपको पता है कि जनसंख्या कितनी है, 1,50,000, उसमें हम 100 की भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी यही प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। आगे हम देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले कुछ महाद्वीप हैं, जो महाद्वीप हैं उनमें देखेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में, और इसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह। लैटिन अमेरिका इसे समझिए जैसे हम दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका, और इसके बाद ओशिनिया। ओशिनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, इसको समझ लीजिए। ओशिनिया किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रश्न आपके लिए बार बार पूछा जाएगा, इसमें बड़ा प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में इसमें एक भौगोलिक कारक क्या क्या है। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, आपको पता है कि जहाँ जल होता है, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो जल जरूरी है। जहाँ पर जल होगा,
जल की आवश्यकताओं की वजह से लोग नदी घाटियों में निवास करें और यही सबसे ज़्यादा सघन क्षेत्र है। इसके अलावा भू आकृति में जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इनमें से आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर जो है रहना पसंद करते हैं, मैदानों के मंद ढाल पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फसल के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए यह अनुकूल है और अन्य इतने अनुकूल नहीं है। भारत में देखें तो गंगा का जो मैदान है वह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम हिमालयी प्रदेश को देखूं तो ये विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसी तरह से हम जलवायु के बारे में देखें तो ठंडी जलवायु और जो उष्ण जलवायु होती है यह मानव के लिए असुविधाजनक होती है। जहाँ सुखद जलवायु होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मृदा का मतलब मिट्टी, अगर हम मिट्टी को देखें, जहाँ पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और इसी वजह से ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण पाया जाता है, ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। इस आर्थिक कारक में हम देखें तो इसमें है खनिज मतलब खनिज निक्षेप, जहाँ पर ज़्यादा खनिज होंगे वहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ और रोजगार ये दोनों उपलब्ध होता है, जिसके वजह से वहाँ पर लोगों का बसना प्रारंभ होता है और वहाँ की जनसंख्या को सघन बना देते हैं। इसी तरह से नगरीकरण में आप जानते हैं कि यहाँ पर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा शैक्षणिक एवं चिकित्सीय गतिविधि संबंधी सुविधाएं, परिवहन और संचार की सुविधा और जो रोटी कपड़ा मकान की बेहतर स्थिति है वह नगरों में मिलती है। इस वजह से लोग नगरों के तरफ ज़्यादा आकृष्ट होते हैं। इसके अलावा औद्योगिकरण में जो औद्योगिक पेटियां हैं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। यहाँ पर कारखानों में श्रमिक ही नहीं होती बल्कि यहाँ पर परिवहन परिचालक इसके अलावा दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक ये सारी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह से जापान का एक कोबे ओसाका प्रदेश है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सघन बसा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण भी लोग यहाँ पर आकर्षित होते हैं और इसी प्रकार से कुछ लोग उन क्षेत्रों को छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, ठीक है। और कई बार सरकारें लोगों को विरल क्षेत्रों में बसने और भीड़ भाड़ स्थानों पर ले जाने के लिए प्रोत्साहन करती है, ठीक है। क्या आप इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं? इसके अलावा ये अगला जो टॉपिक है ये जनसंख्या वृद्धि क्या हुआ, इसको हम समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र में जनसंख्या के परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे भारत की जनसंख्या 2001 में 102.70, इसे याद कर लीजिए। 2001 में की जनसंख्या 102.70 करोड़ और 2011 में 121.02 करोड़ थी। अब अगर इसको आप घटाएंगे तो इसमें कितना आएगा? 18.15 करोड़। यही वास्तविक संख्या का पता चलेगा। इस तरह से हम जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करते हैं। एक है जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसी तरह से जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में क्या करते हैं? जन्म में मृत्यु को घटा देते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि ज्ञात हो जाती है। इसी तरह से अगला है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में क्या करते हैं कि सबसे पहले जन्म में से मृत्यु घटा करके आप्रवास में से उत्प्रवास को घटा देते हैं। अभी हम आपको आप्रवास और उत्प्रवास इसके बारे में आगे बताएंगे कि आप्रवास क्या हुआ, उत्प्रवास क्या हुआ। इसके अलावा जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हों, ठीक है। जब अन्य देशों के लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, ये जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और ऋणात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, ठीक है। यह तब होता है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए और लोग अन्य लोग जो है अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखिए। इसके अलावा अगला है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ये बार बार पूछा जाता है कि जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक हैं। तो 3 घटक हैं जनसंख्या परिवर्तन के: जन्म, मृत्यु और प्रवास। इसे याद कर लीजिए, जन्म, मृत्यु और प्रवास। इसके अलावा है अशोधित जन्म दर।
अशोधित जन्म दर क्या है? यह प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना जैसे हम देखेंगे अशोधित जन्म दर, ये अशोधित जन्म दर के बारे में इसको इस तरह समझिए कि अशोधित जन्म दर बराबर होता है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन बटे किसी विशेष क्षेत्र में वर्ष के मध्य की जनसंख्या अगुणे 1000। अगर हम इस तरह से कर दें तो आपको ये इसमें ज्ञात हो जाएगी। इसी तरह से अशोधित मृत्यु दर को भी ज्ञात करते हैं। अशोधित मृत्यु दर को कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी विशेष वर्ष की मृतकों की संख्या और उस वर्ष में के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, और उसको हम 1000 से गुणा करते हैं और इस तरह से ये हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से प्रवास, प्रवास क्या होता है? इसमें देखिए, प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे उद्गम स्थान, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उसका उद्गम स्थान कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर बताएं आपको कि अगर कोई व्यक्ति रुद्रपुर का है और वह दिल्ली चला जाता है तो रुद्रपुर उसका क्या होगा? उद्गम स्थल होगा। और इसी तरह से जिस स्थान से लोग में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। यानी जहाँ पर रुद्रपुर से जहाँ पर व्यक्ति गया या दिल्ली गया तो वो दिल्ली उसका क्या होगा? ये उसका गंतव्य स्थल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। प्रवास मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई, दूसरा होता है अस्थाई, तीसरा होता है मौसमी। एक प्रकार तो यह हो गया स्थाई, अस्थाई और मौसमी। इसी प्रकार से यह प्रवास गांव से गांव, गांव से नगर और नगर से नगर और नगर से गांव हो सकता है, ठीक है। तो 2 तरह का हो गया, एक हो गया अस्थाई अस्थाई मौसमी, दूसरा गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव, ठीक है। अब जो मैंने अभी एक प्रश्न कहा था कि अप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है, इसको हम समझते हैं पहले। आप्रवास या उत्प्रवास, यानी इसी को हम आप्रवासी, देखो प्रवासी जो किसी स्थान से जो किसी नए स्थान पर आते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको कि अगर रुद्रपुर से दिल्ली का उदाहरण दिया तो आप दिल्ली क्या होगा? जिस दिल्ली पहुंचा वह वहाँ के लिए वह उसका आप्रवास और वह व्यक्ति आप्रवासी कहलाएगा। इसी तरह से जो व्यक्ति जो प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। जैसे वो जो व्यक्ति रुद्रपुर से दिल्ली चला गया वह उसका उत्प्रवासी कहलाएगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, एक है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक, ठीक है। प्रतिकर्ष कारकों के अंतर्गत जहाँ पर रहन सहन की निम्न दशाएं पाई जाती हैं, बेरोजगारी है, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ, प्राकृतिक विपदाएँ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वह उसका क्या कहलाता है? ये, ठीक है। ऐसा स्थान उसके उद्गम स्थान को कम आकर्षित करता है और यह उसका प्रतिकर्ष कहलाता है। इसी तरह से उसका अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक के अंतर्गत देखें जहाँ बेहतर अवसर हो, रहन सहन की अच्छी दशाएं हों, ठीक है, शांति हो, ठीक है, जीवन अस्थायित्व हो, जीवन की संपत्ति की सुरक्षा हो, अनुकूल जलवायु हो, ये स्थान इस उद्गम स्थान को आकर्षक बनाते हैं। ये उसको अपकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक का मतलब समझिए जहाँ पर अच्छी स्थिति हो, और प्रतिकर्ष कारक का मतलब समझिए जहाँ पर स्थिति न हो। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ अगर हम देखें तो पृथ्वी पर शुरू से, ठीक है, पृथ्वी पर जनसंख्या इस समय कितनी है? लगभग 700 करोड़। और इस प्रकार इस जनसंख्या यहाँ तक पहुँचने में शताब्दियों का समय लग गया और वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे शार्ट में देखेंगे। और इसमें देखेंगे कि हाँ, ईसा की शताब्दी में, ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या कितनी थी? जहाँ पर आज से 2007 पहले लगभग 30 करोड़ से कम थी, ठीक है।
लेकिन 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में जनसंख्या के वृद्धि के लिए मंच तैयार किया गया और 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ और विश्व की जनसंख्या 1750 के आसपास कितनी पहुंच गई? 55 करोड़। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि प्रगति ने जन्म, जो औद्योगिक प्रगति है जिसकी वजह से जन्म दर को घटाने में सहायता की और त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए एक मंच प्रदान किया। इसी तरह से हम इसमें देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि ने किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में सहायता की। इसमें अगर आप देखें, जैसे बहुत तरह की महामारियां थीं, अन्य संक्रामक रोग थे, जिनके में टीकाकरण की सुविधाएं उपलब्ध हो गई, चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार हो गया, स्वच्छता, इन सारे वजह से मृत्यु दर घट गई, जिसकी वजह से प्रौद्योगिकी ने क्या किया? जनसंख्या वृद्धि में सहायता कर दी। और इस तरह से आगे हम देखते हैं, इसमें एक है विश्व में जनसंख्या के दुगना होने में कितना समय लगता है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक समय लगा। ठीक है, और जबकि 5 से 6 अरब होने में 12 साल लगे। यानी आप सोचिए कितनी तेज़ी से जनसंख्या, केवल 12 साल में 1 अरब जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, तो यह जनसंख्या बढ़ने की गति है। इसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, इसमें हम देखेंगे विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। विकसित देश में विकासशील देशों की जनसंख्या वृद्धि कम है, और ये लाइन देख लीजिए इसको। ठीक है, विकसित देशों में कम है जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। और आगे हम इसको समझेंगे। अदब जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वह 1.4 है। ये निम्न प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे जो है हमारी विशाल जनसंख्या इसके बहुत बड़ा कारण है। इसमें यद्यप वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती रहे। प्रसव के दौरान मृत्यु दर की भांति शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। इसके बाद जनसंख्या वितरण के प्रभाव क्या है? ठीक है, इनमें थोड़ा सा देखेंगे कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि में समस्याओं उत्पन्न होती हैं और ये संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है और यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले से जनसंख्या का पोषण करते थे अब उन जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं है। इसमें बहुत सारी महामारियां हैं, जैसे एड्स, HIV, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम कहते हैं। ये इसी घातक महामारी ने अफ्रीका स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल, जिसे CIS कहते हैं, और इस के कुछ भाग और एशिया में मृत्यु दर को बढ़ा दिया और जीवन प्रत्याशा घटी, जिससे जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई। अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं जनांकी संक्रमण। ये जनांकी संक्रमण सिद्धांत एक नोटिस्टीन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम इस तरह से समझेंगे कि इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। इस सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्था, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ये तीनों अवस्थाओं को अगर हम देखें, जो पहली अवस्था होती है, इस पहली अवस्था में क्या होता है? उच्च प्रजननशीलता पाई जाती है और उच्च मृतता, यानी ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे और ज़्यादा मरेंगे। ठीक है, ज़्यादा लोग मरेंगे। तो इसमें महामारी भी हो सकती है, भोजन की अनिश्चितता हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब जीवन इसमें क्या होता है? जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। ठीक है, ज़्यादा लोग अशिक्षित होते हैं। इसी तरह से जो दूसरी अवस्था है, पहली अवस्था में आपने देखा कि उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृतता, ये, और दूसरी अवस्था के अंतर्गत प्रजननशीलता उच्च पाई जाती है, लेकिन इसमें जो मृतता है वह घट जाती है, मृत्यु दर घटती है। ठीक है, और स्वास्थ्य दशाओं में थोड़ा सुधार होता है, तो जिससे मृत्यु दर थोड़ी कमी आती है। जो तीसरी अवस्था है, अंतिम अवस्था, इसमें प्रजननशीलता और मृतता दोनों घट जाती हैं। ठीक है, और जनसंख्या स्थिर हो जाती है और जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है। इसके पास तकनीकी का ज्ञान होता है। जनसंख्या इसके विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय।
इसमें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय दर्शाए गए हैं, आप इनको समझ लेंगे, देख लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना है। ठीक है। इसमें जैसे इसमें प्रचार है गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय, कुछ इस तरह के हैं। ठीक है। इस तरह से जो जनसंख्या नियंत्रण में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसके बाद है जनसंख्या के माल्थस का सिद्धांत। माल्थस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे माल्थस। माल्थस ने एक सिद्धांत दिया है 1778 में। इन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति अधिक तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है। इनका सिद्धांत था कि जो हमारे संसाधन हैं इनमें अंकगणितीय विधि से जो है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे संसाधन बढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा जनसंख्या है वह गुणात्मक बढ़ती है।